गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे थे व्यवहार के अभिप्रेरणात्मक आधार, ठीक ना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रेरक के विषय में पढ़ा था। इस जिसके हम लोगों ने प्रेरक के विषय में पढ़ा था और प्रेरणा के तहत या जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसके अंतर्गत वो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। प्रेरक क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है। देखिए, मोटिवेशन जो होता है वो आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है, दोनों तरह का होता है, जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसी तरह से मोटिवेशन के या प्रेरक के प्रकार, थोड़ा सा इसके विषय में देखते हैं कि प्रेरक के कितने प्रकार हैं। देखिए, फिलहाल में प्रेरक को 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक ना। इसमें वुडवर्थ का है वर्गीकरण, वुडवर्थ ने वर्गीकरण किया है, गैरेट ने किया है, मन ने किया है और थॉमसन ने किया है। इन 4 लोगों ने प्रेरणा को वर्गीकृत किया है, जिसमें वुडवर्थ के अनुसार शारीरिक प्रेरक होता है, ठीक है, वस्तु संबंधी प्रेरक होता है, आपातकालीन प्रेरक होता है। 3 भाग इन्होंने बांटा है। गैरेट ने भी 3 भागों में बांटा है, जैविक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। इन्होंने भी इसको 3 भाग में बांटा है। इसी तरह से मन ने इसको शारीरिक, सामाजिक और व्यक्तिगत प्रेरक में बांटा है और थॉमसन ने प्राकृतिक और कृत्रिम, मतलब कि वो होता है प्रेरक होता है वो प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। दोनों तरह का प्रेरणा जो होता है वो कार्य करता है, ठीक। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ सामान्य प्रेरकों के विषय में पढ़ेंगे। सामान्य प्रेरक जैसे जन्मजात प्रेरक होता है, जिसको जैविक प्रेरक की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, ठीक ना। इसको सामान्य प्रेरक या जैविक प्रेरक के अंतर्गत भी रख सकते हैं, या फिर इसको प्राकृतिक प्रेरक भी कहते हैं। मोटिवेशन जो प्रदान करता है, जो कुछ चीज़ें होती है जैसे नेचुरल, जैसे हमने कहा था कि बच्चे को जब भूख लगती है तो वो रोता है, तो भूख क्या है, प्राकृतिक प्रेरक है, ठीक ना। तो इसी के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में या जन्मजात प्रेरक या जैविक प्रेरक के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जन्मजात या जैविक प्रेरक के अंतर्गत इसमें भूख ना, प्यास, काम, नींद, ठीक है, ये सब जो है वो हमारे जन्मजात प्रेरक है, जो कि हमारे जीवन में मतलब डेली रूटीन में आपको दिखाई देगा। ये सब प्रेरणा जो स्रोत है वो डेली रूटीन में आपको दिखेंगे और उससे हम क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं। अब जैसे भूख लगती है, मान लीजिए लगातार काम कर रहे हैं, काम करते करते हमको भूख का एहसास होने लगा, फिर काम करने में मन नहीं लगेगा, ठीक ना, इच्छा नहीं होगी काम करने की, आते लगेगी कि जैसे सिकुड़ने लगेगी। लोग कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि भूख लगी है। तो जब तक हम उस भूख को शांत नहीं करेंगे, हमारी जो शारीरिक क्रिया होगी वो अस्त व्यस्त रहती है, जो हमारा व्यवहार होगा वो ठीक नहीं होगा, मतलब कि संतुलन में नहीं होगा। तो जब हमारी भूख मिट जाती है, हम अपनी भूख को शांत कर लेते हैं, तो फिर हमारा जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आ जाता है, हम काम करने के लिए दोबारा क्रियाशील हो जाते हैं। इसी तरह से प्यास भी क्या है, जन्मजात प्रेरक है, ठीक ना। जन्मजात प्रेरक यानी कि प्यास लगने पे भी कष्ट का अनुभव होता है और बार बार दिमाग जो है वो पानी पर ही जाता है जब तक कि आप पानी न पी लें। तो इस तरह से प्यास भी महत्वपूर्ण प्रेरक है। और जैसे जैसे शरीर में जल की मात्रा कम होती जाएगी, यदि हम कई घंटों से पानी नहीं पिए हैं
शरीर में जल की मात्रा कम होगी, हो सकता है हमें चक्कर आने लगे, डिहाइड्रेशन हो जाए ना। तो जब तक हम पानी नहीं पिएंगे तब तक हमको कष्ट का अनुभव होगा, और जब हम पानी पी लेंगे, अपने प्यास को शांत कर लेंगे, हमारा कष्ट जो है सब दूर हो जाएगा। तो ये प्यास भी क्या है, प्रेरक का काम करती है पानी पीने के लिए। इसी तरह से काम, विपरीत लिंग के प्रति हमारा आकर्षण जो होता है अधिक होता है ना, उससे भी काम वासना इच्छा जो है वो जन्म लेती है। ज़्यादातर आप देखेंगे विपरीत लिंग वाले जो होते हैं, लड़कों के साथ लड़कियों का बहुत अच्छा तालमेल होता है, लड़कियों का लड़कों के साथ अच्छा तालमेल होता है। तो वो क्यों होता है, एक दूसरे के आकर्षण के कारण, और ये किसकी वजह से होती है, काम वासना की वजह से। इसमें सिगमंड फ्रॉयड ने भी मूल प्रवृत्ति में इसको शामिल किया है, ठीक ना, इस चीज को। इसके अलावा है नींद। नींद भी हमारा क्या है, प्रमुख जन्मजात प्रेरक तत्व है या जैविक तत्व है, जिसमें हम मान लीजिए लगातार काम कर रहे हैं, हम थकावट का अनुभव कर रहे हैं ना, और आँखों में भी थकावट है, तो हम एक नींद ले लेते हैं, एक झपकी ले लेते हैं कुछ समय के लिए, तो वो थकावट हमारी दूर हो जाती है। और जब तक हम सोएंगे नहीं, मान लीजिए रात में भरपूर नींद भी लिए हैं, तो दिन में हमारा काम करने का तरीका जो होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। हम चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, थका थका महसूस करते हैं, और जब वही नींद हम भरपूर नींद ले लेते हैं तो हमारी जो ये प्रेरक तत्व है वो शांत हो जाती है। यानी नींद जो है, जब हम भरपूर नींद ले लेंगे तो हमारा व्यवहार जो है वो संतुलित हो जाता है, ठीक है। नींद बता रहे थे आपको, तो नींद में यही है कि हम थकावट महसूस करते हैं, कई प्रकार के शारीरिक रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं जब तक कि हम विश्राम न ले लें, और जब विश्राम लेते हैं तो हमारा नींद नामक जो प्रेरक है वो शांत हो जाता है। इसी तरह से आपका प्रेम है। प्रेम एक मानसिक अवस्था है, ठीक ना। प्रेम जो है वो मानसिक अवस्था है, और ये भी जब तक शांत नहीं होता है, मतलब जब प्रेम की प्राप्ति हो जाती है किसी भी लोग से, माता पिता से, भाई बहन से, किसी से भी, तो जब प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा क्या होता है, प्रेम रूपी जो तत्व है, प्रेरक तत्व है, वो शांत हो जाता है। और जब तक ये नहीं मिला रहेगा, मन अशांत होता है। किसी से भी, दोस्तों से, किसी से भी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, और लोग प्यार से बातें करते हैं, तो हमारा व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, और हमारा जो तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है, वो दूर हो जाता है, और मन शांत हो जाता है, और प्रेम रूपी जो प्रेरक तत्व है वो भी शांत हो जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार का क्रोध है। क्रोध कब आता है, जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, जब हमारे लक्ष्य में कई प्रकार की तमाम बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो व्यक्ति के व्यवहार में क्रोध उत्पन्न होने लगता है, वो इरिटेट होने लगता है, इरिटेशन महसूस करने लगता है, ठीक ना। उसका व्यवहार असंतुलित होने लगता है, और वो कोशिश करता है कि जो मार्ग में उसके या लक्ष्य में जो उसके बाधा उत्पन्न हो रही है वो उसको दूर करे। जब वो दूर कर देता है बाधा को, ठीक ना, हर प्रकार से संभव कोशिश करता है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुँचे। जब वो लक्ष्य तक पहुँच जाता है, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर लेता है, तो उसका क्रोध नामक प्रेरक तत्व भी शांत हो जाता है, और वो नॉर्मली व्यवहार करने लगता है, सामान्य रूप से व्यवहार करने लगता है। नहीं तो लोगों पर वो क्या, चिड़चिड़ापन महसूस करता है, ठीक ना, गुस्सा करता है सबके ऊपर। तो इस तरह जब वो उसके मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं जब दूर हो जाती हैं, तो उसका चिड़चिड़ापन, उसका क्रोध जो है अपने आप शांत हो जाता है। इसमें भी कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, आंतरिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्रोध उसके बाद जब वो
शांत हो जाएगा तो वो खुद सामान्य व्यवहार करने लगता है। इसी तरह से मल मूत्र त्याग, हमारे शरीर के अंदर समय समय पर कुछ गंदे पदार्थ तैयार होते रहते हैं जिसको भी निकालना आवश्यक है। जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक आपको आराम महसूस नहीं होगा, चाहे वो पसीने के रूप में या श्वास के रूप में या फिर मल मूत्र त्याग के रूप में। तो ये भी हमारा जन्मजात प्रेरक तत्व है न, मल मूत्र त्याग। और पेट भारी भारी सा लगता है, हमारा व्यवहार कभी कभी यदि हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या पेट साफ नहीं होता है तो हमारा व्यवहार भी थोड़ा चिड़चिड़ापन वाला हो जाता है, फ्रेशनेस महसूस नहीं होता है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी प्रेरक का काम करता है। और जब ये भी शांत हो जाता है मल मूत्र त्याग के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, जब हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है तो ये प्रेरक भी शांत हो जाता है। ठीक ना। इसी तरह से है युयुत्सा। युयुत्सा भी जो है वो व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है। जो वो किसी कार्य को करता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो उसके अंदर युयुत्सा, या इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से प्रेरक का काम करता है मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए। ठीक ना, विजय प्राप्त करने लिए। जैसे कि हमने कहा था क्रोध आता है, इसी तरह से ये मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरक का कार्य करता है। और जो व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उस पर विजय प्राप्त करता है, तब युयुत्सा नामक जन्मजात प्रेरक भी शिथिल हो जाती है, शांत हो जाती है। तो इसमें भी विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है व्यक्ति। उसका व्यवहार इस समय जब तक विजय प्राप्त नहीं हो पाता है या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है तब तक वो प्रयासरत रहता है। और जब प्राप्त कर लेता है, मार्ग में आने वाली हर बाधाओं को दूर कर लेता है, तब उसकी युयुत्सा नामक प्रेरक भी शांत हो जाती है। तो ये कुछ है ये जन्मजात प्रेरक जो कि हर एक व्यक्ति में दिखाई देगा, चाहे वो बालक हो या फिर वृद्ध व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके अंदर ये चीज़ें आपको दिखेंगी। भूख, प्यास, काम, नींद, प्रेम, क्रोध, मल मूत्र त्याग, युयुत्सा, ये सब जो है वो आपको हर एक व्यक्ति में दिखेगा। उतना हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, गौर नहीं करते हैं, लेकिन ये सब एक प्रेरक का कार्य करते हैं, प्रेरणा का कार्य करते हैं, जो हमारे डेली के व्यवहार में दिखाई देता है। हमको भूख लगती है तो भी, प्यास लगती है तो भी, जब हम नींद भरपूर नहीं ले रहते हैं तो भी, ठीक ना, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो ये सब एक प्रेरक तत्व है जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। और जब ये शांत हो जाता है, जब हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तब ये सब प्रेरक तत्व कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। हमेशा के लिए तो भूख, प्यास, काम, ये सब, नींद, ये सब शांत नहीं होने वाले, ठीक ना, क्योंकि हमको डेली भोजन चाहिए, डेली प्यास लगती है, ये सब हमको रोज के जीवन में हमको चाहिए। इसलिए कुछ समय के लिए ये सब तत्वों को शांत किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारे जन्मजात प्रेरक तत्व हैं। अब इसके अलावा देखिए, जन्मजात प्रेरक पढ़ लिए। इसके बाद है अर्जित प्रेरक, या इसको सामाजिक प्रेरक भी कहा जाता है, जो कि एक प्रेरणा का कार्य करता है। जैसे इसमें देखिए व्यक्तिगत प्रेरक है, इसको दो भाग में बांटा गया है, अर्जित प्रेरक को, व्यक्तिगत प्रेरक और सामाजिक प्रेरक। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत प्रेरक के अंतर्गत जीवन लक्ष्य, आकांक्षा स्तर, मन व्यसन, आदत की विवशता, रुचि, मनोवृत्तियाँ, अचेतन मन व संयोग प्रमुख, जो कि क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। अब इसमें मतलब ये एक ऐसा प्रेरक तत्व है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, ठीक ना, और उसका व्यवहार जो असंतुलित व्यवहार है उसको संतुलन में लाने की कोशिश करता है। इसमें देखिए जीवन लक्ष्य, हर एक व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ जीवन लक्ष्य होता है, ठीक ना,
और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए वो अनेकों प्रकार के व्यवहार करता है। मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है ताकि वो अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये उसका व्यक्तिगत होता है, वो उसका आंतरिक होता है, वो कौन सा लक्ष्य तैयार किया है और किस प्रकार से वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसका अपना आंतरिक प्रेरणा है जिसके अंतर्गत वो कार्य करता है और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसी तरह से आकांक्षा स्तर है, ठीक ना। आकांक्षा स्तर का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति की कुछ न कुछ आकांक्षाएं होती हैं और उसको वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे जीवन लक्ष्य है उसी तरह से आकांक्षा स्तर भी है, और कहाँ तक वो प्राप्त कर लेता है ये कोशिश में वो निरंतर लगा रहता है जब तक कि वो प्राप्त कर ले। जैसे मान लीजिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा है बच्चा और उसकी आकांक्षा है कि वो टॉप करे, मेरिट में आए, तो वो उतना प्रयास करेगा कि वो मेरिट में आए, बोर्ड परीक्षा में टॉप करे, तो उसका आकांक्षा स्तर क्या है, हाई है, ठीक ना। और वो उसको प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, परिश्रम करेगा, दिन रात मेहनत करेगा ताकि वो अपनी आकांक्षा को पूरा कर सके, अपनी इच्छा को पूरा कर सके। इसी तरह से मद व्यसन, मान लीजिए कोई व्यक्ति नशे का आदी हो जा रहा है, ठीक ना, तो जब तक वो नशा नहीं करता है वो अपने अंदर तनाव महसूस करता है। ये भी क्या है, प्रेरणा है, अर्जित प्रेरक है। हम किसी से ये ग्रहण करते हैं, कहा जाता है ना, संगत से गुणावत है, संगत से गुण जात। संगति का असर होता है, हमारी जब संगति अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है कि हम इसके आदी बन जाएं, और जब तक हम इसको ग्रहण न करें तब तक हम अशांत महसूस करेंगे, तनाव महसूस करेंगे। और जब उसको हम ग्रहण कर लेंगे, चाहे शराब हो या तंबाकू हो, कुछ भी हो, कोई भी नशीला पदार्थ जिसके हम आदी हो चुके होते हैं, जब तक हम वो ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक हम तनाव और अशांत महसूस करते हैं। तो ये अर्जित प्रेरक है, व्यक्तिगत प्रेरक है, ठीक ना। और इसको हम क्या करते हैं, समाज से ही अर्जित करते हैं। फिर है आदत की विवशता, कभी कभी किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, जैसे बिना न्यूज़पेपर पढ़े हम चाय नहीं पीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़पेपर के साथ ही चाय पीते हैं, कुछ लोग होते हैं कि उनको 5 बजे सुबह ही चाय चाहिए, आदत पड़ गई है। तो ये सब कैसी है, ये आदत है, और आदत की विवशता के कारण ही वो चाय पीने के लिए 5 बजे ही उठ जाएंगे। कुछ लोग को टहलने की आदत हो जाती है, सुबह 5 बजे उठ के टहलना, तो ये आदत है। और जब तक वो टहलेंगे नहीं, अपने अंदर तनाव महसूस करेंगे, अशांत महसूस करेंगे, और जब वो टहलने लगते हैं और तब उनके जो ये तनाव है वो शांत हो जाते हैं। मान लीजिए किसी दिन किसी कारण से वो नहीं टहलते हैं तो वो अपने अंदर तनाव महसूस करते हैं, उनके व्यवहार में असंतुलन दिखाई देता है, और जब वो टहल लेते हैं तो वो असंतुलन जो है वो शांत हो जाता है। तो ये आदत की विवशता है, किसी चीज़ की लत लग जाना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, ठीक ना। इसी तरह से रुचि, हम कई कार्यों में करने के लिए रुचि रखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कविता लिखता है, कोई व्यक्ति कहानी लिखता है, कोई व्यक्ति गाना सुनने की रुचि रखता है, और जब तक वो अपनी रुचि के अनुसार कार्य नहीं कर लेता वो अशांत महसूस करता है, और जब वो अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर लेता है तो उसका जो तनाव होता है वो शांत हो जाती है। कविता पढ़ना, कविता लिखना, कहानी पढ़ना, कहानी लिखना, ये सब चीज़ क्या है, आपकी रुचि के अंतर्गत आती है कि आपको किस चीज़ में रुचि है। कोई खेलना पसंद करता है, कोई टीवी देखना पसंद करता है, तो ये सब रुचि के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह से मनोवृत्तियाँ, एप्टीट्यूड जिसको कहा जाता है, तो ये भी मनोवृत्ति भी हमारे जो मनोवृत्तियों में भी ढेर सारी मनोवृत्ति है। जैसे मान लीजिए रुचि है, लेकिन मनोवृत्ति से थोड़ी रुचि में हम किसी काम को करना पसंद करते हैं, कविता लिखना हमको पसंद है, लेकिन मनोवृत्ति ऐसी है
कि हमको कुछ चीज़ें पसंद होती है, कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं। जिस काम को हमको करना पसंद है वो हम काम करेंगे, जो नापसंद है उसको हम नहीं करेंगे। मान लीजिए कविता पढ़ना हमारी रुचि है तो कविता पढ़ेंगे, लेकिन लिखना हमको पसंद नहीं है तो हम कविता नहीं लिखेंगे। शास्त्रीय गायन सुनना हमको पसंद है तो शास्त्रीय गायन हम सुनेंगे, ठीक ना। इसी के अंतर्गत यदि फिल्मी सॉन्ग हमको पसंद नहीं है तो हम नहीं सुनेंगे। तो ये हमारी मनोवृत्ति है कि किस चीज़ को हम पसंद करते हैं और किस चीज़ को नापसंद करते हैं। इसी तरह से अचेतन मन, अचेतन मन में भी कई चीज़ें दबी होती हैं। हमारे मन में भी कई चीज़ें दबी होती हैं, हम उसको बाहर नहीं ले आ पाते हैं, चाहे वो समाज के डर से, चाहे घर के डर से, परिवार के डर से, किसी न किसी डर, या हम स्वयं के डर से हम बाहर नहीं ले आ पाते हैं। मान लीजिए किसी को काम इच्छा की, काम वासना की इच्छा है, लेकिन वो किसी से नहीं कह पा रहा है, तो उसकी जो मनोवृत्ति ये है वो उसके अंदर दबी रह जाती है, ठीक ना। जिसके कारण उसकी ये इच्छा दब पूरी तरह समाप्त नहीं होती, किसी कोने में अचेतन मन में वो दब के रह जाती है। मान लीजिए किसी चीज़ से हमको डर है, हम उस डर को किसी को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर ही उसको दबा के रखे हुए हैं, तो ये हमारे अचेतन मन में होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नदी में जाने से डर लगता है क्योंकि बचपन में कभी वो डूबने से बचा था, तो उसका डर जो है नदी के प्रति घर कर गया है, उसके मन में वो डर बन गया है और वो दब के रह गया है नदी में जाना, उसके चाहते हुए भी वो नदी में डर के कारण नहीं जा पाता। तो इसकी ये मनोवृत्ति जो है वो अचेतन मन में दब गई है, ठीक है ना। फिर है संवेग। संवेग के अंतर्गत बहुत चीजें हैं, प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, ये सब क्या है, संवेग है हमारे, जो कि समय समय पर हमको दिखाई देता है, ठीक ना। और ये सब चीज़ें हमारे अंदर हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। प्रेम, घृणा, क्रोध, काम, इच्छा, किसी से नफरत, द्वेष, ये सब संवेग के अंतर्गत, इमोशंस के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे अंदर बनी होती है। किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, इससे हमारा जो व्यवहार है वो परिवर्तित होता रहता है। यदि किसी से हम प्रेम करेंगे, उससे प्यार से बातें करेंगे, ठीक ना, अच्छे से रहेंगे। किसी से हम घृणा करेंगे तो उससे हमारा तुरंत व्यवहार बदल जाएगा, ठीक, और हम उससे गुस्से से बात करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे व्यवहार में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये संवेग भी जो है वो महत्वपूर्ण प्रेरक का कार्य करता है, व्यक्तिगत प्रेरक या अर्जित प्रेरक के रूप में ये कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सामाजिक प्रेरक के विषय में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और जहाँ नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा। नोट्स तैयार करते रहिए। धन्यवाद।